नमस्कार अर्थमित्रांनो. सुरुवातीला आपण आपल्या प्रथेप्रमाणे अर्थ प्रार्थना आपण ऐकूया. वैभव, प्लीज अर्थ प्रार्थना चालू करा. विघ्नेशान मुनी गुरु सस्म मरुनी लक्ष्मी सावाहिले आम्ही गुंत केव्हा स्थावर आणि जंगम कधी कोठे किती गुंतवू चर्चा मंथन तज्ञ बोध मिळता हे प्रश्न ही सोडवू ठेवी भाग सुवर्ण पोस्ट अथवा रोखे तसे फंडते वृद्धी भांडवली मिळो कर नको पर्याय ही कोणते कोठे उत्तम रोखता सुगमता लाभांश वा व्याजही कोठे गुंतविणे सुरक्षित असे नोंदीस कैसी वही सन्मार्गे धन संपदा मिळविणे अत्यंत आवश्यक पैसा ध्येय नसे म्हणून जपणे जाणीव सामाजिक ज्ञानाचा उपयोग गुंतवणुकी साठी सदा होऊ दे हे सारे समजावया सुमती दे आम्हास तू शारदे. नमस्कार. महाराष्ट्र सेवा संघाच्या अर्थ विभागाच्या अर्थप्रबोधन मालिकेतल्या या 69व्या सत्रात मी संजीव गोखले आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करतो. एकंदरीतच कोविड-19च्या नंतर सर्वच देशामध्ये जी मोठी उलथापालथ झालेली आहे. भारतीय शेअर बाजारही सुरुवातीला खूप गडगडला, मात्र नंतर तो सावरला आणि नुसताच सावरला नाही तर आता अगदी झेप घेऊन सर्वोच्च स्थानावर गेलेला आहे. त्याचप्रमाणे कोविडच्या एकंदरीतच लॉकडाऊन आणि या सगळ्या परिस्थितीमुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवरही परिणाम झालेला होता. भारताचा जीडीपी फार मोठ्या प्रमाणावर घसरलेला होता. हा येणाऱ्या काळात हा जीडीपी किंवा एकंदर अर्थव्यवस्था कशी असेल, कोणत्या उद्योगांना नवीन संधी मिळतील आणि जगाची एकंदर स्थिती या कोविड-19 नंतर कशी असेल, याच्याबरोबर गुंतवणूकदारांनी काय करावं एक्झॅक्टली, येणाऱ्या काळामध्ये कशा रीतीने पावलं उचलावी, या सगळ्यासाठी मार्गदर्शन करायला आज आपल्याकडे अरविंद चारी सर आलेले आहेत. आणि चारी सर, मी सुरुवातीला तुमचं स्वागत करतो. आप हिंदी में बात कर सकते हैं जब आप अपना स्पीच शुरू करेंगे. तो उससे पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस हिम. चारी सर इज एमकॉम MM मास्टर ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज पण त्यांनी केलेलं आहे. सध्या ते क्वांटम ऍडवायझर इथे फिक्स इन्कम अँड अल्टरनेटिव्ह या विभागाचे प्रमुख आहेत. गेली 17 वर्षे ते या फील्डमध्ये त्यांचा अनुभव आहे. तसेच 2004 मध्ये क्वांटम मध्ये रिसर्च अनालिस्ट म्हणून ते कार्यरत झाले. त्यानंतर ऑफशोर इंडिया बॉन्ड फंड सुरू करण्यात चारी सरांचा पुढाकार होता. आज आपल्याला ते या सर्व शेअर मार्केट आणि या सगळ्या घडामोडीवर आपल्याला मार्गदर्शन करतील. Therefore, I request Chari sir, you can start your speech. Either you can use Hindi, English, or even मला जर मराठीत असेल तर तुम्ही मराठी बोलू शकता as per your own convenience. Chari sir, over to you. Thank you. Thank you, Gokhale sir, and thank you, Mr. Vijay Vaze. महाराष्ट्र सेवा संघाचा मी खूप आभारी आहे मला निमंत्रण दिल्याबद्दल. मी प्रयत्न करणार मराठीमध्ये प्रेझेंटेशन करण्याचा, बट खूप I'll keep a mix of views of English and Hindi, but so काहीतरी चुकी झाले तर प्लीज मला माफ करा. प्रेझेंटेशन चा टॉपिक असा ठेवला आहे की इकॉनॉमी अँड मार्केट्स इन टाइम्स ऑफ कोविड. तर एक 25 ते 30 मिनिट, अर्धा तास मी एक प्रेजेंटेशन देना that mostly covering इकोनॉमी के बारे में, जीडीपी ग्रोथ क्या हुआ है, कोविड के वजह से क्या प्रॉब्लम हुआ है और क्या हो सकता है आगे. और उसके बाद आई वुड वांट टू कीप इट इंटरैक्टिव, सो प्लीज कीप योर क्वेश्चन आंसर्स रेडी. अपार्ट फ्रॉम स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चन्स और कुठला म्युच्युअल फंड मध्ये इन्व्हेस्ट करायचं आहे, कुठल्या स्कीम मध्ये इन्व्हेस्ट करायचं आहे, ते मी नाही सांगू शकत. स्टॉक्स बरोबर मी नाही सांगू शकत, बट एनिथिंग एल्स, गोल्ड, मार्केट्स, म्युच्युअल फंड्स इन जनरल, इन्शुरन्स, फिक्स्ड डिपॉझिट, रिअल एस्टेट, काही प्रश्न असेल तुम्ही विचारा. आय थिंक आपल्याला 1 तासचा टाइम दिलाय, बट आय एम हिअर as long as there are questions, I will keep answering them.
Nantar, if you still have questions, then you can always send those questions to the moderator, and we will try and answer those through email in some form. So with that, I'll just share my screen. Vaibhav, can people see the screen? Yes. Okay. So as you introduced me and introduced me that I've worked at Quantum Mutual Fund now. I am at Quantum Advisors, the parent company of Quantum Mutual Fund. But I'm not going to talk about quantum. We are not going to talk about quantum funds. We are here to learn about economy and the markets. This is a very important chart. आपको ये देखना है कि कोविड के पहले ही भारत की जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो ब्लू लाइन है वो नॉमिनल टर्म्स में है विद इन्फ्लेशन, एंड द रेड ऑरेंज लाइन इज विदाउट इन्फ्लेशन रियल टर्म्स. दिस हैड ऑलरेडी स्लोड डाउन. काफी हद तक ये गिर गई थी. और अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट देखें, ये 20 साल का चार्ट है. इन 2004-5 एट क्वांटम जब हमने फोरकास्ट किया और आगे इकोनॉमिक एनालिसिस किए, तो हमारा ये एक्सपेक्टेशन था दैट इंडियाज रियल जीडीपी ग्रोथ कैन बी 6.5% लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल. Whatever happens in the world, it wouldn't matter. India will be able to grow sustainably at 6.5%. तो अब अगर आप देखोगे तो 2003 से 2008 के बीच में वो ग्रोथ 8-9% था. वो टाइम पर सबको ये उम्मीद थी कि India's it is in India's thing that it has to grow in double digits, 10%. But हम कभी वो एक्सपेक्टेशन हमने कभी ये नहीं किया, बिकॉज फॉर अ सस्टेनेबल 8-9%, 10% ग्रोथ जैसे चाइना में देखा गया है या कोरिया में देखा गया है या जापान में देखा गया है, उसके लिए बहुत सारे और चीज लगते हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पॉलिसी रिफॉर्म्स लगते हैं, गुड पॉलिटिक्स, वेरी स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे एक साथ में बहुत सारे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये करना पड़ता है. जब ये होता है तब जाके सस्टेनेबल डबल डिजिट ग्रोथ आती है. इंडिया में हमने कभी वो देखा नहीं है सस्टेनेबली कि पॉलिसी रिफॉर्म्स एक ही जगह पे है और पॉलिटिशियंस एंड पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट्स सब एक तरह से काम कर रहे हैं. तो इंडिया की स्पेशली जो लास्ट 10 साल की ग्रोथ है, वो अगर आप देखें तो इट्स बीन बिलो व्हाट वी कॉल पोटेंशियल. 6.5% भी एवरेज नहीं हुई है लास्ट 10 साल में ग्रोथ. और स्पेशली 2016 के बाद, नोटबंदी के बाद अगर आप देखोगे तो उसके बाद एक स्लाइड आया है इकोनॉमी में. तो हमारे हिसाब से इंडिया हैज स्टिल नॉट रिकवर्ड फ्रॉम demonetization, and then GST happened, which may be good, but we also had a very different approach to GST. I think that in a country as large and diverse as India, whether one tax across the entire country in almost all products, is that a very good thing to do? That I think that jury is still out. USA बहुत सक्सेसफुल कंट्री है, बट यूएस में हर स्टेट अलग टैक्स है. स्टेट्स हैव द राइट टू टैक्स ऑन एनीथिंग इंक्लूडिंग इनकम. सो द जूरी इज आउट ऑन हाउ इफेक्टिव. उसके वजह से भी स्मॉल बिजनेसेस को बहुत ज्यादा धक्का पड़ा था जीएसटी का. और फिर आया कोविड एंड फिर आया आईएलएफएस का क्राइसिस. जो आईएलएफएस का डिफॉल्ट होने के बाद आपने देखा होगा बहुत सारे एनबीएफसीज, डेट म्यूचुअल फंड्स, बैंक एनपीएस सब वो फिर से इम्पैक्ट हुए. ये सब चीज ने ग्रोथ स्लो डाउन ऑलरेडी शुरू हो गई थी. तो कोविड आने के पहले इंडिया जीडीपी वाज ऑलरेडी वेल बिलो 4%, वेल बिलो द पोटेंशियल ऑफ 6.5% दैट वी स्टिल थिंक इंडिया कैन अचीव. सो this is a very important thing to understand. I'll show you why does growth matter. Although COVID के बाद whether GDP is the only measure of economic prosperity, economic development, it's a questionable thing. More countries will hopefully
will focus more on health, social security, social indicators, social development. Health infrastructure को बढ़ाइए, education infrastructure को और बढ़ाइए. I think those will become more important. How छोटे जो ये कोविड के बाद जो migrants की issue देखी हमने, how do countries and how do economies ensure that those low income poor people, how are they supported? So GDP growth is important, but the way people will think about GDP growth and economy will change. But I'll show you why it is important. Some of you may have seen this. This also became very controversial. जब ये न्यूज आया था कि बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम इंडिया से ज्यादा होने वाली है 2020 में. मेरा पॉइंट वो नहीं है. मेरा पॉइंट ये है कि इंडिया में, एज द हेडलाइन सेज, वी माइट बी 130 करोड़ पीपल, बट वी आर नॉट 130 करोड़ कंज्यूमर्स. सो इंडिया जो कंजम्पशन इकोनॉमी, कंजम्पशन बेस है, वो छोटी है. तो अगर आप इंडिया की पॉपुलेशन को अगर आप डिवाइड करें, so total population is 130 crore. So about 20 to 30 crore people are those people who can consume. They have what we call disposable income. कि savings, खर्चा savings होने के बाद they have other income to spend on buying a car and buying houses and buying fancy clothing, whole host of things. And then the next 70 to 80 crore are essentially people who are not poor as per the definition, but they are subsistence. Well, they earn just enough to be able to survive on a daily basis. And the last 20-30 crore are poor. They are dependent on the country. So it is very important. This is one reason why growth is important. As country grows, from that 20-30 crore population, more will move to the 70-80 crore bracket. From the 70-80 crore bracket, more will move to the 20-30 crore bracket. As incomes, people get jobs, people get more incomes, and then they save and they spend. That's how economy functions. And we've last 3-4 years, we've seen sort of a slowdown or a point break in that. कि वो growth वो आ नहीं रही है जो आनी चाहिए थी, and that is a disappointment. And one big reason for the disappointment is जिन्होंने भी हम यहाँ जो आज है क्वांटम को सुना होगा लास्ट 10-15 साल में कभी भी, और हम हमेशा ये कहते हैं कि जब जो इंडिया का एक ही मेजर रिस्क है और वो है जॉब्स. इंडिया, एज दे से, इज अ वेरी यंग पॉपुलेशन. Average age is very low. Many people are getting educated and looking for jobs. Economy अगर grow नहीं होगी तो उतने jobs create नहीं होंगे, तो then we'll have a social development, social economic problem. And हमारे हिसाब से last 10 साल और एक 10-15 साल हर साल 1 करोड़ jobs create होने चाहिए. So over 15-20 years, 15 to 20 crore jobs, new jobs get created, because that is the number of people who will join the workforce. And अगर वो नहीं होता है, then we will have an issue. And जो इंडिया की जो आप बोलते हैं potential कि why India can grow at 8-9%, one big reason was workforce. Young people will get into workforce, will get jobs, they will become productive. They will add into the incomes, they will add into the growth. That is the main logic, that is the main rationale for investing in a country like India, that this is the potential of India because we are a young population, demography, democracy. But अगर आप ये slide भी देखें तो slide down हुआ है. Labor employment rate itself आज 40% के नीचे है, like less than 40% of the people who are willing to be employed are employed. And that's a problem. China और कोरिया जब in their peak में थे, जब ये number 55-60% थी. So we have to create, governments have to create policies to ensure that this employment rate, labor participation rate goes up. I'm just giving you basis of thinking of why long term India is still a potential. But if you do not address these investment and jobs situation, we might not be the potential that
that we should have been the potential. So just keep this in mind when you think about it. So the basic idea was that can we even grow at 8%? Like अगर आप 2005 में 2005 से 7 में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे होते तो you would have thought that India will grow at 9-10% because that was the expectation. Then it came down to 8. Then when Modi won in 2014, again went above 8%. आज कोई नहीं बात कर रहा है. आज people, I think most will be happy that India will grow at 6%. And that has implications for your returns in the market. What returns can you expect when overall GDP growth itself is low? So this is the background, and then COVID happened. Right? So it was a big shock. As they say in English, there is a saying that the straw that broke the camel's back. And it was a global event. So 2007 में जब global financial crisis 2007-8 में हुई थी, तब इंडिया इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ था बिकॉज इंडियाज एक्सपोजर टू द ग्लोबल वर्ल्ड वाज वेरी लो. हम एक एक्सरसाइज करते थे हमारे फॉरेन इन्वेस्टर के साथ दैट वी शुड गिव देम अ लिस्ट एंड टेल देम कि आपके घर पे जो भी सामान है, कंज्यूमर ड्यूरेबल है, एसी है, बेड है, क्लोथ्स है, क्लोथिंग है, वो 2 लिस्ट बनाइए, मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया. And आप देखिए कि how much percentage of your house in a US American house is coming from China and how much is coming from India. So India का proportion 1-2% भी नहीं था. So China was exposed to US, and so when US went down, China got impacted. India was not impacted in 2007-8 as you saw. The GDP growth fell, but the Indian economy was not dependent on the US economy to that extent. This is different. यहाँ पे ग्लोबली इम्पैक्ट हुआ है और इंडिया में आपने देखा होगा नंबर्स. वी हैड द स्ट्रिक्टेस्ट लॉकडाउन एंड बहुत लोग बात करते हैं कि पोस्ट पैंडेमिक, पोस्ट कोविड वर्ल्ड. मेरे हिसाब से पोस्ट कोविड वर्ल्ड अभी और टाइम है. वी आर स्टिल इन द पैंडेमिक और अभी तक निकले नहीं है बात. थोड़े एक्टिविटीज एंड इंडिकेटर्स आई विल शो यू, इट हैज कम बैक, बट इट्स अ ग्लोबल इशू, इट्स अ ग्लोबल प्रॉब्लम. And solution, vaccine भी जो है वो global solution है. So of course China has been a very different, they have controlled it. India has not been able to control COVID as much. So that's another thing to worry. और इसमें जो government की response थी, although we like most other governments spent a lot more money, हमारे हिसाब से और कर सकते थे थोड़ा. जो ये हमारे हिसाब से ये सोशल इशू है. गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शन के वजह से लोगों की जॉब गई, लोगों का इनकम गया, लोग बिजनेस नहीं कर पाए, और वो इनकम स्पेंडिंग को सपोर्ट करना चाहिए था जितना हुआ है. सो एज यू सी इनकम कैश इन द हैंड्स ऑफ पीपल, इट इज अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ द ओवरऑल आत्मनिर्भर पैकेज दैट गॉट अनाउंस्ड. 20 लाख करोड़ और अभी और इन द नेक्स्ट 2-3 फेज में और बढ़ा हुआ है. सो जितना होना चाहिए था उतना डेफिनेटली नहीं हुआ है. और इसका इम्पैक्ट भी होना इकोनॉमी में होगा कि देयर आर बहुत सारे लोग हैं जिनका इनकम कंप्लीटली लॉस हुआ है फॉर दैट 2-3 मंथ पीरियड, एंड दैट इनकम इज नेवर गोना कम बैक. सो दे विल हैव टू डू अदर थिंग्स टू गेट इनकम. एंड जैसे मैंने कहा कि ये ऑल्दो इंडिया में केसेस कम हुए हैं फ्रॉम सितंबर ऑनवर्ड्स, डेली केसेस हैव गॉन डाउन. But we need to be careful. As we said, we have ये COVID pandemic खत्म नहीं हुआ है. This is a problem. And the next slide shows some foreign global economies, US, United Kingdom, Germany, France. ये सब सेकेंड या थर्ड वे में है. लॉकडाउन्स चालू है, नए लॉकडाउन्स लगे हैं, और ये सेम सिनारियो इंडिया में प्ले हो सकता है. अगर आप चार्ट देखें तो उनका भी एक पीक होके नीचे गया है, एंड देन देयर हैज बीन अ significant other waves. So अगर फिर से ऐसा एक सिचुएशन आया कि लॉकडाउन करना पड़ेगा, नॉट वेरी स्ट्रिक्ट, नॉट सेंट्रल बट स्टेट्स में, सिटीज में, दिल्ली में हो गया, बॉम्बे में हो गया, सो दैट विल अगेन इम्पैक्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी. बट personally also in your mind when you think of, we should not fear COVID, but in your mind this is not going to go away very soon. So हमें वो हमेशा सतर्क रहना चाहिए. So छोटे मोटे indicators हैं which shows that
जो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रैश हुई थी, जो गोखले सर ने बताया, जीडीपी ग्रोथ फेल फ्रॉम in the first quarter by 23%, and then in the second quarter which data came at by 7%. Some indicators have come back to normal. Oh, if you see zero line पे है, which is जो कोविड के पहले लेवल था, वो कोविड का लेवल फिर से वापस आ गया है, and which is a good thing. But जो मैंने पहले कहा था कि जो इकोनॉमी की लेवल थी वो that itself was 1.5-2% below its normal. So अब हम normalize pre-COVID पे आए हैं. But normal, which is, going back to that 6.5% growth, I think we are nowhere near that. It will still take some time. Some other indicators, e-way bills, which is, जो truck movement, GST के truck movements के लिए है, which is a good sign. इसका ये मतलब है कि trucks are moving, goods are getting transported. Auto sales जो कम हुए थे, it has been a big rise. I haven't put property, but especially Bombay or NCR में property registrations have also picked up very very significantly, and I'll talk about that. So ये one big reason for where the markets are. So economy एक level पे है और markets कुछ और ही दिखा रहा है, right? सबके मन में वो है कि मेरा business अभी भी 30-40% नीचे है, मेरी सैलरी लेवल जो कट हुई थी वो अभी भी वापस नहीं आई है, बट स्टॉक मार्केट्स ऑल टाइम पीक में है. उसका ये एक बड़ा रीजन है. दिस इज द फेड बैलेंस शीट, विच इज जो यूएस फेडरल रिजर्व है, जो आपने आरबीआई जैसे फेड, वहाँ पे जो सेंट्रल बैंक है, ऑल सेंट्रल बैंक्स अक्रॉस द वर्ल्ड हैव प्रिंटेड मनी. सो उन्होंने इकोनॉमी को संभालने के लिए मनी प्रिंट किया, एंड देन मनी either some of it has gone to the economy, but markets have already expected कि ये ठीक है, ये पैसा जब आएगा तो economy will get better over a period of time, and so market always prices forward economy कि कल क्या होने वाली वो आज प्राइस करते हैं. तो आपने देखा है कि and this is true across the world. यूएस में है, इंडिया में है, बहुत सारे ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स आर एट ऑल टाइम पीक्स और are above प्री कोविड पीक. सो ये बहुत बड़ा रीजन है why India has also done. I'll show you a chart on flows. Yeah, अगर आप देखें, look at the orange bars on the right. This is investments by mutual funds into the equity markets, and investment by foreigners, which is the orange one, in the equity markets in the last 2 months. और अगर ये डेटा अक्टूबर तक है, अगर मैंने नवंबर का बार लगाया तो फॉरेनर्स left me, it is in USD billion, so USD million. So foreigners have bought $8 billion till now, in the month of in this 20-25 days. So mutual funds are selling, but foreigners are buying, and इसका एक रीजन है कि वहाँ पे excess money है. Globally liquidity rates are zero, right? Sub interest rates globally are at zero or at negative rates. तो वहाँ के investors are looking for assets or looking for markets जहाँ पे growth है, जहाँ पे returns है, जहाँ पे yield है, interest rates high है. So that money is coming into countries like India, and India has been a big beneficiary. So this is, if you're wondering what is happening to the stock market, this is one very very big reason कि stock markets क्यों all time peak पे है. There is significant buying by foreigners. So which has led to हम stock market में हम बोलते हैं that the most common indicator is the price to earnings ratio. This is a very long chart, almost 20 years of price to earning ratio. Average is 20. Today we are almost well about 26. इसमें थोड़ा issue है, मतलब banks के profitability was very low, so maybe the earnings is understated. ये data में also जो जून क्वार्टर की earnings है वो included है, जहाँ पे लॉकडाउन भी थी. But still market expensive है. This is one measure for investors to look at कि market how expensive or how cheap the markets are. So March में बहुत नीचे गिरी थी, which was a very good time to buy. I think many would have also taken opportunity to buy it, but right now it is expensive given these parameters. We can talk about this in detail. I'll leave that in Q&A. US elections हुए, and we've been consistently saying that it doesn't matter. कोई भी country में doesn't matter who is the government and which is the politics, which is the right wing, left wing, single party government, coalition government. And I'll show you
इंडिया का भी सिमिलर है. एंड इफ यू सी द नेक्स्ट चार्ट, ये जो डेटा है, दिस इज जीडीपी ग्रोथ ब्रोकन अप इनटू डिफरेंट गवर्नमेंट्स. और जो रेड में है नीचे, वो सब कोalition गवर्नमेंट्स है. सो यहाँ पे एक बिलीफ है कि कोalition गवर्नमेंट होगा तो ग्रोथ नहीं आएगा, और सिंगल पार्टी गवर्नमेंट होगा तो ग्रोथ विल बी हायर, बट दैट डजंट शो अप. इसमें और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है कि ये 1980 से है. और आप आपके मन में सोचिए 1980 से अब तक इंडिया में क्या क्या हुआ है. इंडिया हैज फेस्ड एवरीथिंग, राइट? पॉजिटिव ग्रोथ, पॉजिटिव फ्लोज, फैमाइन्स, वॉर, स्ट्राइक्स, गुड मॉनसून, बैड मॉनसून, आप जो भी ले लीजिए, एवरीथिंग हैज हैपेंड इन दिस पीरियड. स्टेबल गवर्नमेंट, वीक गवर्नमेंट, कोalition गवर्नमेंट, सिंगल पार्टी गवर्नमेंट, सब हो चुका है इसमें. प्राइम मिनिस्टर बीइंग assassinated, but the growth has remained at that, जो हम बोल रहे थे ना, 6.5%. so ये एक स्टेबिलिटी है इंडिया में कि इंडिया हैज इनहेरेंट एडवांटेज कि कुछ भी हो जाए इंडिया में, अगर पॉलिसी मेजर्स एंड पॉलिटिशियंस वेक अप एंड डू लिटिल बिट, द ग्रोथ विल सस्टेन एट दैट लेवल. बट डजंट मैटर गवर्नमेंट कौन सा है. रिफॉर्म्स और जो 1980 से जो रिफॉर्म्स जो इंडिया में चालू है, इट विल कंटिन्यू. थोड़ा पेस ऊपर नीचे होगा, थोड़ा focus change होगा between different government, but more or less it's all the same. Every government follows very similar reform process, and ये सच है, और ये this is a fact, and it has not changed over many years. Also, it is not doomsday. मतलब इंडिया में अभी भी कंज्यूमर है, इंडिया अभी भी कंज्यूम करेगी. इंडिया as I said यंग पॉपुलेशन है, so लॉन्ग टर्म पोटेंशियल में I don't think कोई ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है, although we believe that growth will come down, but long term potential is very significant, or that you have to keep in mind that short term में you will see up and down, markets भी up and down होंगे, but if you're a long term investor, if not for yourself, if you're investing for your kids, you have a 15-20 year period where you will see that any of all of these things, आप देख लो, सब consumption increase होने वाला है इंडिया में as growth happens. So keep that in mind. अभी मैं ग्रोथ के बारे में क्यों इतना बात कर रहा हूँ. सो ये टेबल जस्ट टेल्स यू, आपने बहुत बार सुना रहेगा कि इक्विटी मार्केट में ग्रोथ 13 से 15% के आसपास मिलेगा. वो नंबर कहाँ से आता है? वेयर डज दैट नंबर कम फ्रॉम? व्हाई इज इट नॉट 8 and 10 and why is it 13 and 15? तो ये टेबल वही बता रहा है कि ग्रोथ, इफ यू अज्यूम ग्रोथ एट 6.5%, फिर इन्फ्लेशन आप ऐड कीजिए 5%, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ इज 11.5%. अगर इकोनॉमी 11.5% पे ग्रो हो रही है और कंपनी के रेवेन्यू भी 11.5% ग्रो हो सकती है. अगर इकोनॉमी 11.5% ग्रो हो रही है तो अच्छे कंपनी के रेवेन्यू शुड ग्रो एट अ फास्टर लेवल. इफ यू आर अ गुड इन्वेस्टर एंड यू कैन आइडेंटिफाई इवन बेटर कंपनीज इन दोज सेट, तो यू कैन बी एबल टू ग्रो एट 13-15%. और ज्यादा करके दैट लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशन इज, जो लेवल पे प्रॉफिट ग्रो होती है वो लेवल पे स्टॉक मार्केट का ग्रोथ भी ओवर लॉन्ग पीरियड it matches to that level. So ये this is the base. So अगर वो 6.5 का अगर 4 हो गया, so then that 15 will go down to say 11, 12, 13%. Right? If that 6.5 becomes 8.5, 9% sustainable, 10-15 साल की हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, तो वो that number can even go to 16-17%. Right? So ये इसलिए ये मैटर करता है ग्रोथ. पर अगर आप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चार्ट है, बट आप जो दो नीचे के लाइन है, रेड लाइन जो है, दैट इज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनीज इन सेंसेक्स. आप लास्ट 4-5 साल में देखोगे, इट्स बीन अ फ्लैट लाइन, राइट? मतलब कंपनी की प्रॉफिट्स ग्रो ही नहीं हुई है एट अ सेंसेक्स लेवल. बट स्टॉक मार्केट जो ग्रीन लाइन है, दैट हैज केप्ट ऑन गोइंग अप, व्हिच इज व्हाट यू सॉ इन द प्रीवियस चार्ट कि प्राइस अर्निंग्स हैज रिमेन्ड ऑलमोस्ट फ्लैट, price has gone up, so the price to earnings ratio has gone up. But ये at over a long period of time ये sustain नहीं होता है. Your equity markets require earnings and profitability to grow. I don't know how many of you have invested in debt funds which defaulted. We know quite a few people who had a problem. तो ये डेट फंड्स में भी लास्ट 2-3 साल में बहुत सारे डिफॉल्ट्स हुए हैं, मोरेटोरियम में गए हैं. पीपल हैव नॉट गॉट बैक. पीपल हैव आल्सो इन्वेस्टेड इन जो एनसीडीज है, IL&FS, दीवान हाउसिंग, बहुत सारे कंपनीज जहाँ पे पैसा वापस नहीं आया.
ये भी इट्स अ फंक्शन ऑफ द ग्रोथ. जब ग्रोथ कम होता है तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है एंड इट बिकम्स रिस्की टू इन्वेस्ट. सो दिस इज अनदर रीजन टू थिंक कि जब ग्रोथ, आपको अगर रिस्क लेना है क्रेडिट फंड्स में या ज्यादा रिस्क लेना है डेट फंड्स में, तब ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए, तब जाके यू कैन बाय इनटू कंपनीज विच आर स्मॉलर कंपनीज और वीकर कंपनीज. और एक इम्पैक्ट है ग्रोथ का, जब ग्रोथ नीचे जाता है तो आरबीआई रिस्पॉन्ड करता है उसको ग्रोथ को बचाने के लिए, तो दे कट इंटरेस्ट रेट. सो नाउ आप में से बहुत सारे यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते होंगे, आपको पता है फिक्स डिपॉजिट रेट्स आर नाउ व्हाटएवर 5-6%, ऑलमोस्ट एट द लोएस्ट लेवल. इसमें एक मैं क्वेश्चन करूंगा, एंड आई कैन टेक इन Q&A आल्सो. जस्ट बिकॉज आपका यहाँ पे रेट अभी 5-6% हुआ है, मैंने आपको जो भी पीछे बोला ग्रोथ के बारे में वो ध्यान रखिए, वो एक्स्ट्रा आधा परसेंट 1% 1.5% कमाने के लिए ज्यादा रिस्क में अब कोऑपरेटिव बैंक में एफडी कर दिया या कोई एनबीएफसी के वीकर एनबीएफसी के इसमें इन्वेस्ट कर दिया, एंड जस्ट टू ट्राई दैट अर्न दैट एक्स्ट्रा 1%. बी केयरफुल. थोड़ा आप कर सकते थोड़ा प्रोपोर्शन में, बट आप ध्यान रखिए कि व्हेन द ग्रोथ इज वीक, इकोनॉमी अगर वीक है तो ये सब चीज रिस्की इन्वेस्टमेंट हो जाती है. I'll take a question on real estate. I think somebody will have, but this is the lowest home loan rates that we have seen in our this is the 20 साल का ये चार्ट है. HDFC का होम लोन, आई थिंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड ऑल विल बी इससे भी नीचे होंगे. सो एफडी रेट्स कम है, होम लोन रेट्स आर लोअर. बहुत सारे इन्वेस्टर्स ये करेंगे कि दे विल वांट टू लुक टू बाय अ अपग्रेड टू अ बिगर हाउस, because and it makes sense, price of property also has gone down. लास्ट 3-4 साल में नया प्रॉपर्टी का ज्यादा डीलिंग हुआ नहीं है. आज इंटरेस्ट रेट्स भी कम है. ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट अट्रैक्टिव. एफडी में आप छोड़ोगे तो आपको 4-5% पोस्ट टैक्स, 4% ही पोस्ट टैक्स नहीं मिलेगा. सो लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स साइकोलॉजिकली विल थिंक दैट प्राइस भी कम है, स्टैम्प ड्यूटी रेट्स हैव गॉन डाउन, सो मनी कैन गो इनटू प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल. थोड़े I'll just talk about investor behavior. So elderly people know this. We've been taught that first save and then spend. But your income matters. So जो अगर आपका income जैसा है उसके हिसाब से आप थोड़ा consume करेंगे, थोड़ा save करेंगे. And ये in your mind when you invest, आपको ये देखना है कि कितना risk आप झेल सकते हो. How much risk can you take when you're investing? कि 2-3 साल आपके अगर आपको ऐसा इन्वेस्टमेंट हो गया जिसमें पैसा रिटर्न नहीं आया, तो क्या परसेंटेज ऑफ पोर्टफोलियो आप उसमें डाल सकते हो. देयर आर मार्केट में हर तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, राइट, फ्रॉम पॉन्जी स्कीम्स टू एज सिंपल एज अ बैंक सेविंग्स अकाउंट. सब चीजें एज दिस शोज. सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड एंड वी कैन टॉक अबाउट दिस. दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग दैट पीपल डू. दे ओनली लुक एट मेरे को कितना रिटर्न मिलने वाला है मार्केट से, मैं कितना रिटर्न कमा सकता हूँ, बट उसके लिए मुझे क्या करना है, रिस्क देखना है, कितना एक्सपेंसिव हो सकता है, क्या कर सकता हूँ, हाउ मेरा टाइम पीरियड कितना है, और मार्च जैसा पीरियड में मैंने हाउ डिड आई बिहेव इन मार्च, हाउ डिड आई बिहेव इन IL&FS क्रेडिट क्राइसिस. ये सब ज्यादा आप सोचोगे, एंड वंस यू आर वेरी क्लियर अबाउट दैट एस्पेक्ट, returns will follow. Returns is a market. There is nobody who can control returns. You can control the left part of it. We believe this is very, very sacred. Especially आज के time पे जब we have seen many people who never thought they will lose their jobs or never thought who will lose their business have lost their business and jobs. So हम हमेशा बोलते हैं क्वांटम में we have a very simple rule called 24-80-20. So the 24 is emergency corpus. So it is months of your spending. So आपका अगर depending आपका job, आपका business, how safe, how stable it is, you invest, you keep aside 6 months, 12 months, 24 months of that spending. ये ऐसा होना चाहिए कि अगर मेरे पास 1 साल job नहीं है तो भी मेरे को my family will not be in trouble. So that you determine it for yourself. For some it could be 6 months कि मेरे पास already savings है और मेरा job मुझे पता है बहुत ही stable है, government job है, शायद नहीं जाएगा. So it could be 6 months of. For some who are in business and like service business in today's times where you
almost 1 year of your income can get wiped out. How will you survive? So that depends. So that money, whether it is 6 months of expense, 12 महीना, 2 साल, वो आप एकदम safe रखिए. Keep it in mattress, in cash, keep it in a bank account, put it in a very safe liquid fund. ये sacred money है. इसमें कोई risk लेना नहीं चाहिए. उसके बाद जनरल एडवाइस है, उसके बाद जो भी आपके पास मंथली सेविंग है और योर कॉर्पस है, वो आप 80% इक्विटी में लगाइए एंड 20% इन गोल्ड. एंड सो दिस इफ यू, ये भी अगर आप सिंपल तरीके से आपने ये फॉलो कर लिया तो लॉट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम्स आल्सो विल बी रिजॉल्व. बहुत लोग मेरे खुद के फ्रेंड्स हैं जो एमबीए है, मार्केट पर फाइनेंस वाले नहीं है, दे स्ट्रगल विद दिस एस्पेक्ट. इसमें और 2 चीज मैं ऐड करूंगा. इंश्योरेंस, जो आपको पता होगा, लाइफ इंश्योरेंस विच इज टर्म, just insuring for your death so that your family doesn't suffer, and medical insurance that everybody would have known after COVID. ये 2 चीज, and if you follow this principle, so you have a sacred money which is completely out of risk, and then you take risk with your equity and gold. और gold, Indians को gold के बारे में बताने का कोई जरूरत नहीं है. I think we are very natural buyers of gold, but हम gold को portfolio insurance की तरफ से देखते हैं कि जब equity markets खराब करता है तब gold does well, and when gold does well, your job is well, your equity markets are doing well, your other investments. So this is how you think about gold. और एक आप एक सोच सकते हो asset allocation के तरीके से, जो आप अगर आपको अपना kids के लिए foreign education करना है, तो आप whenever you save for that foreign education, rupee depreciate होती है, right? Rupee every year, if you take a long average, 2 to 3% depreciates against the US dollar. So आपकी जो US dollar fees है in rupee terms वो बढ़ती रहती है. So gold complete hedge नहीं है, but it protects some of that rupee depreciation for you. So gold, and we can talk about how to invest in gold. I think there'll be a question, I can answer that. Most of the time what I've seen, investors को सट्टा मतलब play जो लिखा है ना, वो that becomes very big. कि सबके मन में CNBC देख लिया और मतलब you know all these channels and broker ने बोल दिया ये खरीदो वो खरीदो, and play money becomes very big and investment becomes very small. It should be of faith. It should be like this: sacred money, investment, and then करो. Everybody wants to take that extra risk. थोड़ा मजा आता है, थोड़ा ट्रेडिंग करने को ये होता है. So you can do that, but it has to be limited, and also it has to be with respect to आपके लाइफ साइकिल में आप कहाँ हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, वो हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा कि हाउ मच इज प्ले मनी एंड हाउ मच इज सेक्रेड इन्वेस्टमेंट मनी. एंड this is extremely important. You cannot have everything into equity for your purposes, nor can you have everything in fixed income. कि आज के टाइम पे अगर 100% of your money is invested in fixed income, your bank or FDs, your returns will not even beat inflation. And जैसे central banks ने react कर रही है globally, ऐसा अगर इंडिया ने भी follow किया तो rates will remain low for very long period of time. तो आप कैसे आपका wealth create करोगे? और ये टेबल एकदम क्लियरली बता रहा है कि at every year there are different asset classes जो अच्छा करते हैं. Like 2020 में भी मार्च में अगर आप देखो तो gold would have gone up like this and equity आपका value would have gone down. So if you're full in equity and nothing in gold, आपने वो मिस किया होगा. That's why I said sacred money in fixed income, 80% equity, 20% gold. So I'll stop here and I'll take questions. I completely reneged my promise that I'll try and speak in Marathi, but flow may I've just lost it. So thank you. Okay, sir. Hello. Okay, sir. आवाज येत नाही. Hello. He's on mute. He's on mute.
Hello. Yes. Yeah. हाँ. Hello. हाँ गया प्रश्न गया. आवाज येत नाही. म्यूट आहे. Sanji, so just check your audio connection. Hello, हाँ. Okay. am I audible now? Yes. 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 Yeah. Sir, Chari sir, there is the first question. पहला question ऐसा है, a person of 55 age having 30 lakhs rupees with him but no job and he has a family of 3 people. Right. How can he invest for the remaining part of his life? The person has not given the information about those 3 people, whether any earning possibility in near future, पता नहीं है. Whether only 30 lakhs is there, so how to invest? Very challenging question. हाँ खूप चॅलेंजिंग आहे. मग अगर जॉब नाही है तर आय थिंक यू शुड बी व्हेरी सेफ. If there is a possibility to earn, then you can follow that same 24-80-20 principle. But because of his age, that equity portion can be lower. But if you are आपके पास अगर जॉब का सिचुएशन नहीं है and you have people who are dependent, then the investment has to be very, very safe. So at that time, the objective cannot be that I want to earn more money. The objective is to sustain. Sustainability is very important. So say out of the 30 lakhs, he invests say 5 lakhs in a cooperative bank, and that cooperative bank goes into monetary, and he can't access that money. तब क्या करोगे? So ये सोचना बहुत important है. Okay, sir. Thank you. One more question, very good question. It was budgeted that in earlier pre-COVID era, कि growth rate will be India's growth rate will be better. We have a stable government. However, after COVID, especially, we find the growth rate is going down. Number one. Number two, government has given stimulus package. So do you feel that this stimulus package will help in long run for this growth? Number one question. And the sub question of that, the same person says, what about the chances of in the coming budget, the government will increase taxes to have that deficit reduced to some extent? So पहला जो क्वेश्चन है वो that's on growth potential. So जैसे मैंने बताया कि we think growth potential has come down. Maybe for the next अभी ये साल और next साल तो ये साल will be very low and the next year will be a rebound. So FY23 to FY25 we think economy will be below potential. मैंने जो आपको टेबल दिखाया था गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स, सो ऑल्दो द 20 लाख करोड़ अमाउंट बहुत बड़ा है, बट जो क्वेश्चन जो वल्नरेबल सेगमेंट्स थे जिनका इनकम लॉस हुआ है, वो इनकम दे हैव नॉट गॉट दैट मनी बैक. सो वो जो इनकम लॉस का जो कंजम्पशन इम्पैक्ट होगा दैट विल रिमेन. गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए हैं, एग्री में है अभी जो मेक इन इंडिया, जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, दैट्स अ वेरी गुड स्कीम. लेबर रिफॉर्म्स में इम्प्रूवमेंट, बट हमें फिर भी लगता है दैट गवर्नमेंट कुड हैव डन मोर टू प्रॉपर. एंड वो जो इकोनॉमिक ग्रोथ की जो पॉइंट है वो यू हैव टू कीप इन माइंड दैट इंडिया हैड ऑलरेडी स्लोड डाउन. सो आज जाके नॉर्मलाइज होगा इकोनॉमी, तो कहाँ पे, वेयर विल इट नॉर्मलाइज टू, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड एज जैसे मैंने बताया कि इन्वेस्टमेंट विल बी लिंक्ड टू वेयर द इकोनॉमी ग्रोज. तो मुझे लग रहा है अभी भी नीचे होगा. some improvement we have already seen, which is good. Expectations से better improve हुआ है in July, August, September, October. So that's a reality data में भी दिख रहा है. जो expectations थी लोगों की उससे better improvement दिखा है. ये sustain होने के लिए गवर्नमेंट को मुझे लग रहा है और support करना पड़ेगा stimulus के साथ. Yeah, really. One more good question. Market अभी ऊपर जा रहा है, but that is the index stock. Or maybe those having index mutual funds may be showing some good results. But what about mid cap and small cap? What are the future you see in the mid cap and small cap, especially the funds, mutual funds having a mid cap focus?
हाउ इट विल, उसका परफॉर्मेंस कैसे होगा? अगर आप मेरे पास वो चार्ट है नहीं दिखाने के लिए, बट हम एक चार्ट बनाते हैं 2005 से लेके अब तक, जिसमें सेंसेक्स, मिड कैप और स्मॉल कैप कवर करते हैं. सो मिड कैप, स्मॉल कैप इन शॉर्ट पीरियड्स लाइक 2014 से 2018 के बीच में दे आउट परफॉर्म्ड सेंसेक्स बाय मल्टीपल टाइम. बट 2018 से लेके अब तक दे हैव कंप्लीट कॉन्स्टेंटली अंडर परफॉर्म. अगर आप सेम देखोगे तो 2004 से 2008 के बीच में मिड कैप्स आउट परफॉर्म लार्ज कैप्स, बट 2008 के क्राइसिस के बाद इट स्टार्टेड अंडर परफॉर्मिंग फॉर टिल अबाउट 2013. सो ये एक सिक्लिकल पैटर्न होता है कि जब इकोनॉमी इज डूइंग मच बेटर, at that time you should invest more in small cap and large cap, small cap and mid cap, because they have that support of the economic growth. जब इकोनॉमी खराब करती है तो इन्वेस्टर्स का साइकोलॉजी इज दैट बड़ा कंपनी है, दे हैव बिग बैलेंस शीट्स, दे हैव गुड मैनेजमेंट्स, दे हैव गुड प्रोडक्ट्स, दे विल बी एबल टू सर्वाइव ए डाउनटर्न. सो इट हैज टू बी इन प्रोपोर्शन. जैसे सेक्रेड, वो जो दिखा है सेक्रेड इन्वेस्टमेंट इन प्ले. So, you cannot have 100% of your money in mid-cap, small cap. You will have you will not be able to take something like March 2020 or October 2018. जब, small cap, mid cap जब गिरते हैं, तो they fall by 15, 20, 30. It's very volatile, right? So, have an allocation, but have a measured allocation. I think large companies which have good management, good balance sheet, still have a better chance of sustained performance. कि आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो 15-20 साल के लिए, you want to back the better ones, and you can always have allocation to, there are very good small companies, there are very good mid cap companies which become bigger, but don't have very high allocation to those segments. Okay, there is a question on reality sector. अभी तक ये जो मतलब जो मार्केट है वो subdued है, तो what is the chance of that market going up, reality sector, in 1 or 2 years post COVID especially? So reality में आपको 3-4 सेगमेंट है, राइट? रेसिडेंशियल है, कमर्शियल है, हॉस्पिटैलिटी है, रिटेल है. सो हॉस्पिटैलिटी एंड रिटेल विल बी इन ट्रबल, बट उसमें रिटेल इन्वेस्टर ज्यादा है. मतलब यू कैन बाय अ होटल स्टॉक और यू कैन बाय अ स्टॉक ऑफ रिटेल, लिस्टेड रिटेल, बट द क्वेश्चन मोर इज रेसिडेंशियल. तो जैसे मैंने दिखाया वो इंटरेस्ट, होम लोन इंटरेस्ट रेट्स आर एट द लोएस्ट लेवल. अगर आप बॉम्बे में भी देखिए तो आई थिंक मेजॉरिटी प्रोजेक्ट्स में प्राइस कट हुआ है. रीसेल में भी अगर प्राइस कट नहीं हुआ है तो लास्ट 3-4 साल में प्राइस ज्यादा किधर बढ़ा नहीं है. एंड इंटरेस्ट रेट्स आर एट योर लोएस्ट लेवल, स्टैम्प ड्यूटी इज लो. सो मुझे लग रहा है कि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, रेसिडेंशियल जो ऑलमोस्ट एक लास्ट 4-5 साल से एक मंदी में थी or didn't have much capital appreciation, maybe we are seeing that bottoming. Residential sector may have bottom. और ये हमने पहले भी देखा था. पहले भी इंटरेस्ट रेट साइकिल में जब इंटरेस्ट रेट्स बहुत लो होते हैं, उसके बाद यू सी टू 2003-4 में भी इंटरेस्ट रेट्स वर वेरी लो, और उसके बाद 5-6-7 में आपने देखा ग्रोथ भी आया और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज ऊपर गए. सो नाउ वेदर यू वांट टू डू इट फॉर इन्वेस्टमेंट, वो आपको देखना पड़ेगा कि आपका ऑल्टरनेटिव क्या है. आपके पास ऑलरेडी घर है, आप उसको, आप में रेंटल यील्ड क्या मिलेगा. रेंटल यील्ड अगर आपको 3-4% मिलने वाला है, देन इट इज बेटर देन अ फिक्स्ड डिपॉजिट, लीवरेज करके आप कर सकते हैं. बट इन टर्म्स ऑफ सिचुएशन और बिकॉज ऑफ द स्लो डाउन, बहुत सारे प्रॉपर्टी, नए प्रॉपर्टीज भी ज़्यादा सप्लाई नहीं थी. सो डेटा जो दिख रहा है अभी लास्ट 2 महीने में, स्पेशली प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशंस काफ़ी बढ़ गए हैं ऑल ओवर इंडिया. सो दैट्स, इट सीम्स लाइक अ गुड साइन. One more interesting question is there, that the person says that Warren Buffett has sold all his stocks and sitting in cash, and that is a sign of a bear market. Is it true? I don't think he sold all his shares, but Warren Buffett follows something called as value investment. So, which Quantum also follows. So we look at valuation as a parameter, saying that क्या price to earning ratio मुझे देना है to buy into a company, and what margin of safety I want before I buy into that company. So अगर आप, जो मैंने वो चार्ट दिखाया था, फेड सेंट्रल बैंक परचेज एंड S&P 500, जब
वर्ल्ड में इतना एक्सेस लिक्विडिटी, इतना पैसा, लो एंड जीरो इंटरेस्ट रेट, so valuation goes for a toss. Everybody just goes and wants to go and buy any risky asset. So there are different investment philosophies, which basically, so in March 2020, I'm pretty sure Warren Buffett would have bought, I don't know his portfolio, but we at Quantum we bought quite a bit in the fall, in March and April, because valuations came to a level where we know because we are looking 3 years, 5 years ahead, that we know that these valuations will not be available later, and it is a good level to buy. So you have to see from a investment philosophy. Investment cycles go through patterns. So इसलिए हम लोग भी बोलते थे कि don't put all your money in a value fund, because you will there will be period जब इतना underperformance होगा, जो वॉरेन बुफे की है, जो भी value investor है globally, they've all had a very bad time in the last 5-6 years. So it's a cycle that plays out. Yeah. According to you, which sector will be having the best growth in the coming years, post-COVID, especially in the background of COVID situation? कौन सा सेक्टर सबसे अच्छा आने वाले 2-4 साल में अच्छा परफॉर्म करेगा? Very difficult to guess, but एक जो मैं ट्रेंड देख रहा हूँ, ये ग्लोबली ट्रू है कि कोविड के वजह से ग्लोबल सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट ने भी अपनी फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज की, so they are also spending more. सेंट्रल बैंक ने भी अपनी मनी प्रिंटिंग इंक्रीज की है, so they are also putting more liquidity. So if the fiscal deficit जो बड़ी है गवर्नमेंट का, if they focus on infrastructure, or when they focus on infrastructure, then typically you'll see industrial materials, that is the sector that does well, and over the last 4-5 years that sector has not done well. So अगर ये fiscal recovery है कि government सब जगह they all want to support the economy, उनको money print करना है, ज़्यादा spending करना है, they will spend more on infrastructure, social development, ज़्यादा hospitals बांधेंगे, if they increase that, then that materials, what you call cyclicals, the industrial cyclicals, they should do well. If the economy recovers, then the banking also recovers. So you've seen banking sector not doing well generally, right? Or private banks have done much better, but public sector banks have not done well for the last 7-8 years. If the economy recovers, and even banking and financial companies can also do well. Then there are usual things like pharma and all, but they tend to be even more cyclical. Yeah, sir, just you discuss about pharma. What is your outlook for pharma industry in coming years? For me, it is very difficult to say that. I'm not an equity guy. I don't track sector wise. I think the pharma, if you look at the valuation, they did very well in 2015-16. Then they had 2-3 years of bad time. It is also very regulatory driven, right? Especially Indian pharma companies is dependent on US FDA. But if the psychology of people has changed, and if the psychology of governments have changed, and they want to prioritize social infrastructure, health infrastructure, then that sector will always have potential. Now उसमें pharma में बहुत segments है, right? Generics है, जो APIs बनाते वो है, drug discovery वाले हैं, biologics में है, ये diagnostics में, the path labs वाले जो, so very different segment. Again, as a recommendation, मैं यही कहूँगा कि जब आप sector funds में, sector specific या sector funds में invest करते हो, so don't do it more than 5-10% of their portfolio. Most of it should be, large cap and mid cap, and then some sector you can take. Because sectors, as I said, is cyclical. 2-3 साल में ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा. Then you should be able to time that cycle. If you can't, then don't have too much sector exposure. Just dedicate it. Okay, we'll take few more questions if you have time. No, I have time. I can continue for long. Yeah. One very, really a question which everybody's mind. Even a few days before we find our GDP growth is still negative. The question is whether we are really entered into a recession, or this is just this post-COVID problem, or really we have entered into a recession. No, this is post-COVID problem. So technically we are in recession, but it is a COVID issue. I don't think India
is in a situation or will be in a situation for many years that the GDP growth will be negative, like we had, like Japan में जैसे था पहले. So वो situation नहीं है. Situation ये है कि can India grow at 8, 7, 6 or India will grow at 4, 5? वो challenge है. पर ये जो numbers जो negative है ये technical reasons की वजह से है. This is not a actual recession. Yeah. One more question is from a common person who says we don't have much knowledge of the stock market. What is the best way we should enter? How we should enter? Through mutual fund, if we want to enter through mutual fund. I think mutual funds are a very, very good alternative. And so for a common retail investor or a HNI who cannot do their own research, so mutual funds are the best vehicles. And mutual funds में अलग-अलग आपको पता है कि मतलब equity है, debt है, gold है. Then mutual funds also have something called asset allocation. So look at the complexity, right? आपको स्टॉक मार्केट स्टॉक्स मालूम नहीं है तो यू चूज एन इक्विटी फंड. कौन सा इक्विटी फंड चूज करने का, हाउ मच शुड यू पुट इन डेट, हाउ मच शुड यू पुट इन गोल्ड. इफ यू डोंट वांट टू डू दैट देन म्यूचुअल फंड्स हैव समथिंग कॉल्ड एसेट एलोकेशन, वेयर आप एक इन्वेस्टमेंट करो, दे विल प्लान, द म्यूचुअल फंड विल डिसाइड हाउ मच टू पुट इन इक्विटी, हाउ मच टू पुट इन डेट, हाउ मच टू पुट इन गोल्ड. यू नो दोस थिंग्स आर वेरी इजी. आज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना भी बहुत इजी है. एवरीथिंग इज ऑनलाइन, and everything is auto debit. You have something called systematic investment plan कि आपने एक बार sign up कर लिया, it just gets debited from your account. And don't look at your mutual fund returns every day. In fact, equity returns तो आप देखो मतलब 3 महीना 6 महीने में, or when the market goes up too much or falls too much, at that time you review. But otherwise आप just take an example. अगर आप आपकी like I will give my example. My daughter is now 10. I started investing for her when she was 6. I have equity and gold for her. Now I know उसको 10 साल के बाद वो पैसा जरूरत पड़ने वाला है. तो मैं आज ऊपर नीचे करके क्या फर्क पड़ेगा, मतलब I just have to be invested, right? And SIP मेरा चालू है उसके नाम पे, and it just keeps on going. I just review it every 1 year to see whether I should add a fund, not add a fund. So mutual funds should be the main alternative. And SEBI को दाद देना चाहिए. SEBI has over the last at least 10-12 years made mutual fund investments very simple and transparent. There is so much data that mutual funds are meant to disclose. Everything that we do is on our website, so it's the best alternative. बहुत लोग ULIP में invest करते हैं, insurance and ULIP, which is a horrible investment. I have been on record saying that the biggest financial scam in 2004-5 to 4-5-6-7, ULIPs were hugely distorted. Mutual funds are cheaper, simpler, transparent, well regulated. Yeah, now this is again a question of everybody's mind, a good question in my opinion. We always say that there is a long-term investment gives benefit. Now, if it is already a long-term, for me, suppose let us say I'm already having a long-term investment, and the market is at the peak. Yeah. Should I sell some of my mutual fund and re-enter after few years? So when you say mutual fund, you're talking about equity, right? I'm assuming आप equity mutual funds की बात कर रहे हैं. Yes. Because market has gone up, so there may be a good NAV I'm getting. Yes. So you can time it, but I would still say think about it from a asset allocation. So अगर से आपके मन में ये था कि मेरा 60-70% should be in equity और मार्केट ऊपर गया है और आपका वो proportion 70-80% हो गया है, तो आप definitely आप sell करके get it down to and allocate to something else, because you think that growth is not there, markets are at peak, ये क्यों हो रहा है, and then you're saying that you want to book some profit. But आपके ओवरऑल एसेट एलोकेशन में देखिए, अगर ये सेम कंडीशन है फॉर द चाइल्ड एजुकेशन दैट यू आर फंडिंग फॉर नेक्स्ट, डोंट वरी अबाउट इट, लेट इट बी. एज ऑल्सो मैटर्स, कि अगर आपने डिसाइड किया था कि व्हेन आई विल रीच 55 एवरी ईयर आई विल रिड्यूस माय एलोकेशन टू इक्विटी, तो आप ऑटोमेटिकली कीजिए. तो इट्स अ वेरी circumstance driven thing. It cannot be very. Yeah. You meant to say that you have to be disciplined, whatever, according to your financial plan. Yeah. If the time has come for exit, then you must exit to the extent what you have decided. That is what you say. Correct. And it's not difficult. I mean, today आपके पास tools हैं, online tools asset allocation के इतने simply free में मिलते हैं, portfolio trackers है. और नहीं हुआ तो please take an advice. When we are sick, we go to doctor, we take a prescription, we go to the medical. When we need a legal advice, we go to a lawyer. So if you want an investment advice, and this is
आप इन्वेस्टमेंट आप 10, 15, 20 साल के लिए कर रहे हो, राइट? सो टू पे अ फी एंड गेट एन एडवाइस एंड गेट अ प्लान, इट शुड नॉट बी ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑफलाइन भी अवेलेबल है. टेक यूज ऑफ दैट इफ यू कांट डू इट ऑन योर ओन. Correct. Good, sir. Good. There is one question on short-term bonds versus Yeah. bank FD. Yes. Can you just give your opinion? Short-term funds, short-term bonds versus bank fixed deposits. मुझे लग रहा है वो शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड क्वेश्चन है कि शुड आई इन्वेस्ट इन शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड, एंड सो द डिफरेंस इज लिक्विडिटी, राइट? आप शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड में अगर एग्जिट लोड नहीं है तो आप व्हेनेवर यू वांट टू एग्जिट यू कैन एग्जिट, whereas एफडी में you get locked in. Of course you can break your FD, but there is a charge, right? So that is one thing. In terms of returns, I don't ज्यादा difference नहीं होगा, because short term bond fund के अगर आप good quality short term bond fund जो government bond funds में invest करती है या AAA PSUs high quality AAA companies में invest करती है, वो सब short term अगर हम देखें market में तो 1 से 3 साल के लिए invest करते हैं. That is the profile of short term bond fund. So वो सब almost the entire safe investment, government bonds और PSU और AAA, ये सब 6% के नीचे है yield, portfolio yield. FDs भी अगर आपको वही लेवल पे मिल रही है and you want to stay invested, so then you think about taxation, which is more tax effective, the short term bond fund or the. But I will still caution, be safe. जो debt funds है वो wealth के लिए नहीं है. डेट फंड सेफ्टी के लिए होते हैं. जो आपको वेल्थ जनरेट करता है वो आप इक्विटी में करते हो. सो आप जो भी रिस्क लेना है आप इक्विटी में, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सेक्टर, वो सब आप इक्विटी में लीजिए. डेट में जितना आप सेफ, जितना आप लेस वॉलेटाइल, आपका नींद नहीं जाना चाहिए. डेट फंड में डालने के बाद नींद गया तो उसका कोई मतलब नहीं है. या एनसीडी खरीद ली और कोई कोऑपरेटिव बैंक में डाल दिया एंड यू आर वरीड, और यू आर बॉट अ बॉन्ड व्हिच इज डिफॉल्टेड, इट सर्व्स यू नो पर्पस. मत करो. Be very safe in your fixed income investments. Yes, sir. One last question. Automobile may not be a very correct thing, but automobile, tourism and hospitality, ये जो 3 इंडस्ट्रीज जो है उसमें शायद आने वाले कुछ सालों में इतना राइज नहीं होगा ऐसे लगता है. तो what about the jobs? No, lot of people lost their job in these industries. So what is your opinion on the jobs which the people are losing in this, especially hospitality and tourism? What is your opinion? I don't think कि आगे जाके भी नहीं होगा. So it like I was trying to go on a booking something on the last weekend after Diwali. I didn't get anything. It was all booked. So many places. So people will travel. So once we are either vaccine or we get used to this virus. This is like if it becomes like any other virus, people are going to travel. And अगर आप देखोगे तो एक सर्टन जो सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी है जिनको ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ इनकम वाइज, सेविंग्स बढ़ गई है. लाइक मेरी सेविंग्स आई नो इट हैज गॉन अप. मैं बाहर नहीं गया, मैंने वेकेशन नहीं लिया, मैंने कपड़े नहीं खरीदे, मैंने नई कुछ गाड़ी नहीं खरीदी. सो आवर सेविंग्स हैव गॉन अप एंड वी विल, वंस इट ओपन्स अप, वी विल स्पेंड. पीपल आर गोना ट्रैवल. सो हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, इट माइट टेक टाइम. सेकेंड वेव आ गया तो वापस इम्पैक्ट हो सकता है, बट दोस आर ऑल शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट. I think once either a vaccine or the coronavirus itself dies down, so this will happen. Automobiles, so I mean India में if you see as roads get better, and मैं cities की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं rural area की बात कर रहा हूँ, because ज़्यादा automobile sales, two wheeler, tractor सब वहीं पे होते हैं. As the roads get better, people start buying more two wheelers. People start buying. Some will buy four wheelers. Some will buy for their wives. So. I think that's maybe penetration levels are different, but the demand is still not going to go down. If India will grow even at 6%, demand for automobile, travel, tourism, hotels is going to increase. So there is no end of the world. There is no end of the world, of course not. And coronavirus it's a issue, it's a problem, but we will find ways to live with it, right? But sir, we are worried whether this bull run which is going on, whether it will be ended now or not. That is the question. That is what they call as a proverbial question. That is, we in MBA in my school we used to joke that because when you ask a question which you don't have an answer, you say a good question. So it's a good question like that. It's very difficult to answer. If you're a trader, you want to time it. Then you have to worry about all that. If you're an investor, please follow your discipline. Like, it's very, very difficult to
like March में public people were, what were the people saying कि ये Sensex will go to 20,000 and it went to I think 25 or 26,000. Right? How did you react? That is more important than trying to time. It is expensive. जो वो P chart भी देखा आपने, markets are expensive, but when money is freely available, you don't know how much the foreigners can buy, right? वहां तो पैसा, like global pension fund का अगर आप देखोगे तो $50 ट्रिलियन उनका एसेट बेस है, 50-60 ग्लोबल पेंशन फंड, सॉवरेन वेल्थ फंड, यूनिवर्सिटी एंडोमेंट, ये सब मिला के देखेंगे तो 60-70 ट्रिलियन डॉलर्स इज देयर वेल्थ. उनका 0.5% भी इंडिया में इन्वेस्टेड नहीं है. सो इफ दे ऑल थिंक दैट ओके चाइना में दे कांट इन्वेस्ट और हमको इंडिया में इन्वेस्ट करना है, इंडिया अब्सॉर्ब ही नहीं कर पाएगी. मतलब इमेजिन द अमाउंट ऑफ मनी दैट कैन कम. So that if those kind of amounts come, Indian bonds be like I as you said, offshore bond fund मैंने चालू किया था, first offshore bond fund, daily NAV वाला fund. Foreigners, India, less than 3% of Indian bonds are owned by foreigners. Equity में I think 22-23% है, 22% of Indian equities are owned by foreigners. In bonds it is less than 3%. So अगर look at the scope, right, amount of money that can come in, and वहाँ पे यूरोप में नेगेटिव रेट्स है. मतलब आप बैंक को पैसा दे रहे हो कि मेरा पैसा रखने के लिए, आप कंपनीज को पैसा दे रहे हो कि आप मेरा पैसा रखिए. तो इंडिया में 3-4-5-6% यहाँ पे रिटर्न है. सो इफ द वर्ल्ड गोज क्रेजी विद लिक्विडिटी, तो कोई ये सब बबल्स और कोई इसका एंड नहीं. इट इज एक्सपेंसिव, बी कॉशियस and corona is not over. I think people are in their mind saying that post pandemic we are still in a pandemic globally and in India. Thank you, sir. You answered all the questions, tough questions, good questions equally. Now I request Vijay Vaze sir to take over and give a vote of thanks. Vijay Vaze sir. हॅलो, नमस्कार अर्थमित्रांनो. जवळजवळ 1.5-2 तास झाले, सॉरी 5:30 ते 1.25 तास झाला. आणि एक आत्ता तुम्हाला सांगायचं म्हणजे अरविंद चाळे साहेबांनी जे आपल्याला मार्गदर्शन केलं, राईट फ्रॉम, मला वाटतं पहिल्यांदा असं झालं की 80 सालापासूनचं मार्गदर्शन हे पहिल्यांदा मी ऐकलं. सो दॅट इज अ ग्रेट. दुसरं म्हणजे एक सांगतो म्हणजे की कालपर्यंत ही हॅज कम ॲज अ लास्ट टाईम. आय मीन लास्ट, परवा दुसरे बोलणार होते, पण अनफॉर्च्युनेटली त्यांचं काहीतरी कमिटमेंट आल्यामुळे चारी साहेबांना त्यांनी हे केलं आणि त्यामुळे त्यांनी एकदम एका दिवसात तयारी करून आपल्याला खूप चांगलं मार्गदर्शन केलं. याबद्दल चारी साहेबांचे खूप खूप आभार. क्वांटम म्युच्युअल फंडांनी आम्हाला चांगलं सपोर्ट दिला, त्यामुळे त्यांचा आभार. महाराष्ट्र टाइम्स आपला मीडिया पार्टनर आहे, त्यामुळे त्यांचे आभार. आणि आज आपण बघितलं असेल तर एवढे प्रश्न आलेत. इट इज अन इंडिकेटर, जसं आपण मार्केटला म्हणतो इंडिकेटर. सो इट इज वन टाईप ऑफ इंडिकेटर दॅट हाऊ पीपल वेर व्हेरी इंटरेस्टेड इन नोईंग द फिगर्स अँड फॅक्ट्स फ्रॉम द स्पीकर. सो सगळ्या अटेंडीजचे आभार. आणि मला वाटतं मी आता मीटिंग बंद करायचं हे करतो. कोणाचे काय आणखीन प्रश्न घ्यायचे नाही आहेत ना आता? ओके. सो थँक्यू चाळी सर. थँक्यू योगेश. थँक्यू. योगेशनी आम्हाला खूप सहकार्य दिलं अँड ही वॉज कोऑर्डिनेटर बिटवीन महाराष्ट्र सेवा संघ अँड क्वांटम म्युच्युअल फंड. सो थँक्यू योगेश. ओके. होस्ट, यू कॅन close the meeting.